हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो लेक्चर है वो है क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो है यूनिट नंबर 6 और ये है लेक्चर नंबर 6.1। 6.2 लेक्चर कल आएगा। तो हमने ऑलरेडी 5 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियोस देख लिए होंगे और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं सारे के सारे जो है लेक्चर्स काफ़ी डिटेल में आप सभी को पढ़ा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द वीडियोस वन शॉट वीडियोस हैं। हम जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं करा है, वो मेरे साथ में यहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैंने फ्री ऑनलाइन कोर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए CUET PG 2024 के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं और आप फोरेंसिक साइंस में जो है यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिल रहा है। बस एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है, वो ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि डेली शाम को 6 बजे जब यहाँ पे आपकी मैं क्लास लेती हूँ तो आप सभी को वो अपडेट मिल जाए एट 6 PM एवरी डे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और ये है यूनिट नंबर 6, क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्राइम सीन मैनेजमेंट क्या होता है। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, क्राइम सीन मैनेजमेंट यानी क्राइम सीन को मैनेज करना। ठीक है, सीधी बात है, क्राइम सीन को पूरा जो है वो मैनेज कैसे किया जाता है। तो क्राइम सीन में जितनी भी जो है फोरेंसिक एविडेंस अवेलेबल है उनको रिकवर करना, मेनली जो है विक्टिम, एविडेंस, सस्पेक्ट, ये सब चीजें जो है वो आपको क्राइम सीन में मिलेंगी। विटनेस भी वहीं पे मिलेगा, आपको सब कुछ वहीं पर मिलेगा। पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो क्राइम सीन मैनेजमेंट का पर्पस होता है कंट्रोल, प्रिजर्व, रिकॉर्ड एंड रिकवर एविडेंस। ये मेन काम इसका होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ है क्राइम, द क्राइम। क्राइम जब हुआ है तो इससे क्या क्या लिंक होगा, पूरी की पूरी टाइमलाइन, जिसमें विक्टिम से ही लिंक होगा विटनेस, विटनेस से फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस से सस्पेक्ट, सस्पेक्ट से यहाँ पर टाइमलाइन फिर से। तो बेस ऐसा ही अगर हम उल्टा जाए, सस्पेक्ट जो है वो फिजिकल एविडेंस से लिंक है, फिजिकल एविडेंस विटनेस से लिंक है, विटनेस विक्टिम से लिंक है और ये पूरी की पूरी जो है एक टाइमलाइन है, यानी हर चीज आपस में लिंक है। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, कलर चेंज करते हैं। क्राइम सीन के जो मैनेजमेंट के आपके 7S होते हैं। ठीक है, बेसिकली 7S मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। 7S क्या क्या है ये ध्यान रखना। ये 7S रूल होता है, पूछा जा सकता है। 7S रूल होता है जिसमें है सिक्योरिंग द सीन, सेपरेटिंग द विटनेस। सीन को सिक्योर करो, विटनेस को सेपरेट करो, स्कैन करो बाय सीइंग द सीन, पूरे इसको स्कैन करो, स्केचिंग करो, सर्चिंग करो, फिर सिक्योरिंग एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इसको कलेक्ट करो। ऐसे करके 7 स्टेप्स जो है वो आपके होते हैं। ठीक है, सिक्योरिंग द सीन, सीइंग द सीन, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं। इज दैट क्लियर। तो अब आपको देखो समझना है कि क्राइम सीन मैनेजमेंट के ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये एलिमेंट्स सारे फुलफिल हो रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से क्राइम सीन को मैनेज किया जा सकता है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो जो एलिमेंट्स इसमें आते हैं वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अब ये सब क्या है, इनमें क्या होता है, वो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाली हूँ। पहली चीज है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से क्या मतलब है? विथ न्यू डेवलपमेंट इन क्राइम सीन टेक्नोलॉजीज, क्राइम सीन टेक्नोलॉजीज में नए नए डेवलपमेंट हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन हैज प्रूव्ड दैट द क्राइम सीन कंटेन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्राइम सीन में कई प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हमें ये काफ़ी हेल्पफुल हो चुका है, हेल्प मिलती है इस तरीके से कि हमारे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स हो चुके हैं कि हम उससे आसानी से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आता क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक क्राइम सीन से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे आप जो है, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप सस्पेक्ट को क्राइम सीन से लिंक कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो या डिसप्रूव कर सकते हो, ठीक है? एक लीड मिलती है, इन्वेस्टिगेटिव लीड मिलती है किसी भी एक इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, यानी हो सकता है वहां पे कोई विटनेस प्रेजेंट हो, वहां पे जो लोगों ने देखा हो वो आपको कुछ ओरल इन्फॉर्मेशन दे दें। रिटन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, पेपर मिल सकते हैं, नोट्स मिल सकते हैं कुछ, ठीक है? या फिर पैटर्न एविडेंसेस हो सकते हैं, यानी टायर मार्क्स, फुट मार्क्स, स्किड मार्क्स और फलाना ढिमकाना जितने भी मार्क्स होते हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है? या आपको जो है और तरीके के फिजिकल एविडेंसेस भी मिल सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो आपको वहां से मिल रही है, तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो फिर आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी लॉजिकल होना भी बहुत जरूरी है। अब अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, किसी क्राइम सीन पर जा रहे हो, तो आपके पास में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, गुड प्लानिंग, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इफेक्टिव अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिससे कि आप इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी पूरा कर सको। एक लॉजिकल अप्रोच जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ड्यूरिंग द इनिशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक मोबाइल या टेम्परेरी कमांड पोस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि क्या करेगी, कैन बी लोकेट नियर और आउटर पैरामीटर्स ऑफ द सीन, जो आउटर पैरामीटर्स पे या फिर क्राइम सीन के आसपास में प्रेजेंट रहें। ऐसी एक मोबाइल या टेम्परेरी कमांड पोस्ट जरूरी होती है। वो क्या करते हैं, मतलब जैसे ये वाला क्राइम सीन है, ऐसे समझो ये क्राइम सीन है, ठीक है? अब यहाँ अंदर जो है ये एक इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। एक यहाँ मेन जो है काम चल रहा है, इतने एरिया में जो है कोई नहीं जा सकता है, या तो एक या दो इंसान को वहां पे परमिशन होगी कि आप ही सिर्फ इसके अंदर जाओगे और क्या करोगे, एविडेंसेस कलेक्ट करोगे, ठीक है? मेन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है सिर्फ वही जाएगा। फिर इस वाले एरिया में जो है बाकी के पुलिस ऑफिसर जो हैं, दो चार ऑफिसर्स यहाँ पे रह सकते हैं। इसके बाद में ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट टाइप की बनाई जाती है, जिसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, टेम्पररी कमांड पोस्ट बनाएंगे। क्राइम सीन से थोड़े से दूर पे है, हल्के से दूर पे है, कि कुछ जरूरत है, कोई सामान चाहिए या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे एक पोस्ट जो है वो बनी रहती है। अब इसके बाहर जो है, यहाँ पे इस वाले एरिया में अब अगर कहीं क्राइम घटना हुई है, घटना घटित हुई है, तो वहां मीडिया तो हो गई, तो इस वाले एरिया में मीडिया को जो है यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है? अब बाकी की जो लोकल जनता है वो इसके भी बाहर बाकी के एरिया में खड़ी रहेगी। इस तरीके से जो है क्राइम सीन सिक्योरिटी होती है। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैन पावर मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? मैन पावर वर्ड से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें लोगों की जरूरत है। तो मैन पावर मैनेजमेंट में एग्जैक्टली यही आता है कि मैन पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी के पास में प्रॉपर टीम नहीं है, ठीक है, प्रॉपर टीम नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम नहीं है अगर किसी के पास में प्रॉपरली, तो वो जो है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे, सब गड़बड़ घोटाला कर देंगे। या फिर मान लो टीम तो है लेकिन किसी को कुछ आता ही नहीं है, ना इन्हें ट्रेनिंग मिली है, ना इनके पास में एक्सपीरियंस है, ना इनके पास में नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, ना इनके पास में लोग हैं। टीम है, टीम में दो लोग हैं, ऐसी टीम होती क्या? नहीं, टीम जो होती है वो ज्यादा लोगों की होती है, जिनको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो, जिनके पास में जो है सारे के सारे सामान हो, डेडिकेटेड क्वालिफाइड मैन आवर्स देना बहुत जरूरी है, जो टाइम दे पाए, ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है। तो मैन पावर मैनेजमेंट में यही बोला गया है कि जो कोई भी टीम है, एक मैन पावर बहुत जरूरी होता है, एक्सपीरियंस्ड मैन पावर, ट्रेन्ड मैन पावर, ठीक है, जो वेल क्वालिफाइड हो, जिनके पास में जो है प्रॉपर टाइम हो, जो काम कर सकें। समझ के बात को? ये है मैन पावर मैनेजमेंट। इसके बाद में जो एक और आता है वो है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अब देखो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का मतलब समझना कि जैसे जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं,
जैसे जैसे हमारा जो है जनरेशन्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी जो है वो भी आती जा रही है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, इफेक्टिव इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जो कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अलोकेटेड फॉर परचेजिंग एंड अपग्रेडिंग इक्विपमेंट्स शुड बी अप्रोप्रिएट टू द वैरायटी एंड वॉल्यूम ऑफ द क्राइम सीन एनकाउंटर बाय द टीम यूनिट। जो टीम है या जो यूनिट है उसको मालूम होना चाहिए कि उनको जो है कि कितना अमाउंट किस रिसोर्स पे खर्चा करना है। इन्हें अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करते हैं। इक्विपमेंट्स प्रॉपर उनको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन से इक्विपमेंट चलाए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बात समझ गए? आपको समझ में आ गया होगा। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं क्राइम सीन मैनेजमेंट के। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े अब हम बात करते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट, जो अभी मैंने बात करी थी कि जो है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं क्राइम सीन मैनेजमेंट में। क्राइम सीन मैनेजमेंट में जनरली भी अगर हम बात करें तो हमें चाहिए सपोर्ट व्हीकल, ठीक है, व्हीकल्स होना जरूरी है, एक व्हीकल नहीं 2-4 व्हीकल जरूरी है, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर क्राइम सीन पर्पज, जो क्राइम सीन के लिए ही बने हैं, अलग से व्हीकल होते हैं। फिर कम्युनिकेशन, 2 वे रेडियो होना चाहिए, जो वॉकी टॉकी होता है वो होना चाहिए, सेल फोन्स हो सकते हैं, फैक्स मशीन चाहिए, सेल फोन फैक्स मशीन, और कंप्यूटर होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ में। टेलीफोरेंसिक्स और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी आ चुकी हैं। फिर टूल्स होने चाहिए सर्च करने के लिए, सर्च इक्विपमेंट्स होने चाहिए जैसे हैंड टूल्स वगैरह, फॉरेंसिक लाइट सोर्सेज, मेटल डिटेक्टर, ये सब चीज़ें भी होना ज़रूरी है। और क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड क्राइम सीन किट होते हैं, लेटेंट फिंगरप्रिंट किट होते हैं, लेटेंट प्रिंट किट होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, सब कुछ आप जो है वो डेवलप कर सकते हो वहीं के वहीं। ट्रेजेक्ट्री रिकंस्ट्रक्शन डुअल एंड एसेसरीज होनी चाहिए, कास्टिंग किट होनी चाहिए कि हमें अगर 3D फुट मार्क्स, पाम मार्क्स, कुछ भी मार्क्स मिले हम उनको जो है लिफ्ट कर सके। फुटवेयर इंप्रेशंस वगैरह के लिए वही टूल मार्क, फुटवेयर इंप्रेशंस के लिए। केमिकल्स एंड रिएजेंट होने चाहिए, जैसे ब्लड प्रिंट एनहेंसमेंट रिएजेंट, ब्लड प्रिंट है कहीं पर लेकिन वो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहा है तो हम उसको एनहेंस करने के लिए क्या करेंगे? लेटेंट प्रिंट डेवलपर्स होने चाहिए। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जैसे नाइट विजन इक्विपमेंट, पोर्टेबल लेजर, रडार, ये सब हो। फिर पैकेजिंग मटेरियल और रिलेटेड फॉर्म्स भी होने जरूरी हैं जिसमें आप सभी एविडेंसेस को पैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन की। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है, क्या इसकी जरूरत है और कैसे किया जाता है और किस किस तरह से किया जाता है, किस चीज की जरूरत होती है और किस तरीके के क्राइम सीन्स को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको जब आप ये पूरा पढ़ लोगे ना समझ में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्राइम को समझने के लिए, क्राइम सीन को समझने के लिए कि भाई क्या हुआ था एग्जैक्टली उस लोकेशन पे, हमें क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। नाउ डूइंग अ क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट अ इजी टास्क। यू नीड स्किल्ड पर्सन, यू नीड स्किल्स, यू नीड अ फोकस्ड पाथ। आपको एक फोकस्ड पाथ चाहिए, एक लॉजिकल दिमाग चाहिए, आपको जो है बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं एक क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो चलो हम पहले तो जानते हैं क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग और एलिमिनेटिंग द इवेंट्स एंड एक्शंस दैट अकर्ड एट द क्राइम सीन। आप ये एक वो प्रोसेस है जिसमें आप इवेंट या एक्शन को डिटरमाइन करते हो या एलिमिनेट करते हो क्राइम सीन में जो हुए हैं बाय कैसे? एनालिसिस ऑफ क्राइम सीन पैटर्न, क्राइम सीन पैटर्न की एनालिसिस करके, लोकेशन और पोजीशन ऑफ फिजिकल एविडेंस, ठीक है, कहाँ पे फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट है, किस पोजीशन में प्रेजेंट है, और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन भी करना होता है फिजिकल एविडेंस का। ये सब रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ साइंटिफिक सीन एनालिसिस में नहीं आता है, सिर्फ साइंटिफिक सीन एनालिसिस नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ सीन पैटर्न एविडेंसेस भी देखे जाते हैं और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस भी इंक्लूड होता है।
साथ ही में एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, और लॉजिकल फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। ये मैंने आपको बोला था ना कि लॉजिकल फॉर्मुलेशन, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार मुझे ब्लड स्टेट पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से मिला है, ये शेप है, तो ये क्या हो सकता है, क्या तरीके से जो है ये ब्लड पैटर्न बना होगा, और उसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, तब जाके हम कोई भी क्राइम सीन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखो नेचर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या है। रिकंस्ट्रक्शन जो है वो पार्शली बेस्ड होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे, और पार्शली पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है। एक स्किल्ड पर्सन जो होता है, जिन्होंने पहले रिकंस्ट्रक्शन किया होगा, उनके काफी सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे कि उन्हें पता रहेगा कि यार मैंने ये टाइप का जो पैटर्न है ये इस वाले क्राइम सीन में देखा था, सो ही वुड सजेस्ट यू मोर appropriate technique for reconstruction, right? अब इसके बाद में it follows basic scientific principles लगते हैं, theories formulation और logical methodology लगती है। इसके बाद में It involves consideration and incorporation of all investigative information। बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिली है फिजिकल एविडेंसेस की, और उनके हिसाब से फिजिकल एविडेंस एनालाइज होके आए हैं, उसके हिसाब से आप इंटरप्रेट करोगे, एक पूरी जो है एक एक्सप्लेनेशन बनाओगे, जितने भी इवेंट्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है एक रिकंस्ट्रक्शन के लिए थ्योरी दे सकते हो कि ऐसे ऐसे किया जाएगा। अब चीज समझो, ये देखो ये किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन होता है, विक्टिम है, सस्पेक्ट है, सब कुछ है, समझे बात को। ये ओरिजिनल इस तरीके से हो सकता था, फिर हमने यहाँ पे जो है ये डमी बना के हमने उस पे रिकंस्ट्रक्ट करके देखा, डमीज होती है यहाँ पे। बेसिक प्रिंसिपल समझो, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो बेसिक थ्योरी है जो आपकी लोकार्ड की थ्योरी है कि जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो अगर although lack of transfer has limited value in forensic science laboratory examination, it still has scientific importance in crime scene reconstruction। हो सकता है कि FSL में इसका इस ट्रांसफर कितनी वैल्यू ना हो जितनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो है वैल्यू होती है। इसके बाद में देखो, अब सीधे हम स्टेप्स की बात करते हैं। जब भी हमें रिकंस्ट्रक्शन करना होता है उसके 4 मेन स्टेप्स होते हैं। Recognition of what? Recognition of crime scene and recognition of physical evidences। Identification of evidences, आप आइडेंटिफाई करते हो कि भाई केमिकल एविडेंस है, बायोलॉजिकल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, कैसा एविडेंस है। फिर आप इंडिविजुअलाइजेशन करोगे और फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हो। लास्ट प्रोसेस जो है रिकंस्ट्रक्शन होती है। अब रिकॉग्नाइजेशन को देखते हैं हम। सबसे पहले रिकॉग्नाइज क्या करना है। रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, एनी टाइप ऑफ फॉरेंसिक एनालिसिस जो है वो रिकॉग्नाइजेशन से ही स्टार्ट होता है। आपको एविडेंस को रिकॉग्नाइज करना है, सेपरेट करना है उसको दूसरे आइटम से जो आपको लग रहे हैं कि मान लो ये सामान है, ठीक है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, रखने की जगह नहीं है, और ये मेरे पास पेन है, तो ये सब के सब एविडेंस नहीं हो सकते कि जो कुछ भी इस कमरे में है दया पैक करो सब कुछ लैब पहुंचा दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये एविडेंस हो सकता है क्या, मे बी दिस इज नॉट एविडेंस, ये कोई काम का नहीं है तो इसको हम साइड में रख देंगे, बट दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस जो कि आपके लिए एक डिजिटल एविडेंस का काम कर सकता है। तो दया इसको पैक करो और लैब पहुंचा दो, समझ गए बात को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग is evidence and which does not have any evidential value, ठीक है। तो उस कमरे में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो रिकॉग्नाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, laboratory analysis and comparison of physical evidences are used to identify object। laboratory analysis और physical evidences का जो कंपैरिजन होता है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, सब्सटेंसेस पता करने में, क्या मटेरियल है ये पता करने में, और कोई ट्रेस एविडेंस मिला तो उसका ओरिजिन पता करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट रिकॉग्निशन, ठीक है। इसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन में ही आता है, एक बार आपने कोई भी आइटम जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको कंपेयर कर लिया रेफरेंस मटेरियल के साथ में या फिर आपने स्टैंडर्ड के साथ में। हमेशा हम कंपेयर किससे करेंगे, रेफरेंस से ही करेंगे ना, स्टैंडर्ड होती स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। इसके बाद में जो भी आपका आउटकम निकला है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का और नोन सैंपल का,
आप उससे जो है इंडिविजुअलाइजेशन करोगे, उसका ओरिजिन पता करोगे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज दैट वंस सच एविडेंस हैज बीन ऑल्टर्ड द एबिलिटी टू कंडक्ट अ रिकंस्ट्रक्शन विल बी लिमिटेड। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अगर एविडेंस को जरा सा भी ऑल्टर किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? अब मात्र जरा सी कोई ऑल्टरेशन एविडेंस में वो आपका पूरा क्राइम सीन को गड़बड़ कर देगी। एक वो है वेब सीरीज है जो कि आरुषि मर्डर केस पे बेस्ड है। नाम क्या है, किसी ने देखी है कि वो वेब सीरीज आरुषि मर्डर केस, आरुषि तलवार मर्डर केस उस पे बेस्ड है, जिसमें ये बोला गया था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ही अपनी बेटी को मारा है। इस पर मूवी बेस्ड है। एक्चुअली उस मूवी में उसमें ये था कि एविडेंसेस को ऑल्टर किया गया, एविडेंसेस ऑल्टर करे गए, एविडेंसेस इम्प्लांट किए गए, जिससे कि उसके माँ बाप को जो है फंसाया जा सके। बताना मुझे किस किस ने देखी है, मुझे कमेंट में नाम बताना कि भाई वो क्या है। मैंने देखी है बट मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, सोचने दो थोड़ा, नहीं आ रहा यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर मुझे वो मूवी पूरी क्लिक हो गई है। तो आप लोगों ने अगर वो देखी हो तो बताना। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर एविडेंसेस को ऑल्टर कर दिया जाए, एविडेंसेस को इम्प्लांट कर दिया जाए, तो सब चीजें गड़बड़ हो जाती है। इवन रिकंस्ट्रक्शन जो होगा क्राइम सीन का वो भी लिमिटेड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या मस्त फोटो है ना, ये कितनी शानदार। यहाँ पे फोटो ये क्या बता रही है, मान लो किसी को स्कल मिला है, ठीक है, हमें स्कल मिला है। अब हमें उस स्कल से पता लगाना है कि ये किसका स्कल है। ये जो हमको स्कल मिला है ये किसका स्कल हो सकता है। तो स्कल से पहली बात तो आप काफी चीजें ये पता लगा सकते हो, मेल स्कल है, फीमेल स्कल है, या फिर ये जो स्कल है इन्फेंट का स्कल है, या क्या है, और कितनी एज हो सकती है। स्कल से आप काफी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो चलो मैं किसी दिन आपको जो है पढ़ाऊंगी इसके बारे में। तो बहुत इजीली आप मेल स्कल और फीमेल स्कल में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और स्कल मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, स्कल से जो है यहाँ पे पूरा का पूरा फेशियल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है और पता लगाया जा सकता है कि ये स्कल जो है, इंडिविजुअलाइजेशन हम उसका कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन हो सकता है। अब यहाँ लिखा क्या है वो भी देख लो। आइडेंटिफिकेशन इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एक कंपैरिजन प्रोसेस है जिसमें आप क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हो, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और नोन सब्सटेंस टू कंपेयर विद द एविडेंशियल आइटम कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन। आप कंपेयर करते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। हमें जो है क्राइम सीन से जितने भी एविडेंसेस मिले हैं हम उसमें कंपैरिजन करते हैं उस एविडेंस का स्टैंडर्ड के साथ में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज देख के। इसके बाद में इवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, अगर एक पर्सन का, जैसे ये मैंने बताया, ये पर्सन का आइडेंटिफिकेशन अगर आपको करना है, ठीक है, तो क्या देखोगे आप सारी चीजें देखोगे, हाइट, वेट, साइज, रेस, हेयर कलर, आई कलर, सब चीजें, जो जितनी भी चीजें हैं, आंख, नाक, मुंह, बाल इसके तो है नहीं है, अगर है तो आप वो भी आइडेंटिफाई करोगे। फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, फेशियल कलर क्या है, आईज का कलर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप देखोगे, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से ये पता लगा सकते हो कि हमें ये इंक्लूड रखना है, एलिमिनेट करना है संबंध। यानी कि सीधी बात, एक केस है, फिर मुझे एक केस याद आ गया। देखो मैं तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते कितने सारे केस बता देती हूँ। केस है आपका निथारी केस, ठीक है, निथारी मर्डर केस। इसमें क्या होता है, इस पर मेरा वीडियो है, मैंने पूरा जो है केस स्टडी पढ़ाया हुआ है। मेरे चैनल पर आपको एक फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगी केस स्टडी नाम से, उसमें मैंने कई सारे केसेस एक्सप्लेन करे हैं। तो निथारी मर्डर कांड, इसमें क्या हुआ था, जो व्यक्ति था उसका एक बहुत बड़ा बंगलो था। एक्चुअली वो क्या करता था, उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, नेक्रोफिलिया नाम का एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जिसमें क्या करते हैं, नेक्रोफिलिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन बच्चों को, ठीक है, स्पेशली चिल्ड्रन को किडनैप करके, फर्स्ट ऑफ ऑल he used to kill those children, and then he used to sexually assault that dead body,
ठीक है। नेक्रोफिलिया नाम की जो बीमारी होती है, ये बेसिकली वो बीमारी होती है जिसमें पर्सन जो है डेड बॉडी के साथ में फिजिकल कांटेक्ट बनाता है। ठीक है। तो वो क्या करता था, वो बच्चों को किडनैप करता था, उसके घर के सामने जितने भी बच्चे आते थे खेलते थे, वो कैसे भी करके उनको बुला लेता था, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है। बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थे, उसके जो 12 से 16 बॉडीज का जो है वो वहां से आइडेंटिफिकेशन किया गया था। उनको पहले वो मारता था, ठीक है, फिर सेक्सुअली असॉल्ट करता था, और फिर उसके बाद में उनकी बॉडीज को कट कर करके अपने घर के पीछे नाला था उसमें फेंक देता था। तो अ, तो हुआ ये था कि बॉडीज को जो है उसको घर के पीछे के नाले से कलेक्ट करा गया, डिकम्पोज हो चुकी थी सारी बॉडीज। तो किसी का स्कल मिल रहा है, किसी के जो है बाकी के स्केलेटन के कुछ कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे करके जो है पता लगाया गया कि भाई हमें कितने बॉडी के पार्ट्स मिले हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन किया गया, ये स्कल का स्केलेटन रिमेन किसका है, ये किसका, उसके बेस से पता लगाया गया। करीब 12-16 जो थी यहाँ पे बॉडीज मिली थी, और 2-3 का तो पता ही नहीं चला। तो आइडेंटिफिकेशन किया गया स्केलेटल रिमेन्स के थ्रू। समझ गए? तो ये आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। आगे बढ़े हम, पूरा केस एक बार देख लेना, मेरे चैनल पर मैंने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी मैंने बहुत छोटे तरीके में आपको समझाया है, पूरा केस समझाया हुआ है मैंने, तो वो जरूर देख लेना। आगे बढ़ेंगे हम, इसी में आता है द टाइप ऑफ फिजिकल मेजरमेंट्स। फिजिकल मेजरमेंट्स जो है उसको हम एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। कौन कौन एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड से है? मैं तो हूँ, ठीक है। मेरा एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी और फोरेंसिक साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट्स मेरे रहे हैं। तो कौन कौन एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड से मुझे बताना जरूर। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम हमेशा क्या करते हैं, एंथ्रोपोमेट्री नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पर्सन का पूरा मेजरमेंट लेना जानते हैं। उसमें ये होता है कि पर्सन की मेजरमेंट के हिसाब से हमारे एक साइंटिस्ट थे अल्फोंसो वर्टिलॉन। ठीक है। अल्फोंसो वर्टिलॉन ने 19 इन अर्ली 19, ठीक है, 1900 के दौरान उन्होंने मेजरमेंट सिस्टम दिया था, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये बोला था कि हम मेजरमेंट के थ्रू पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं पर्सन का। तो इसमें ये बहुत आइडेंटिफिकेशन में ही आ जाती है ये चीज। डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ पर्टिकुलर एविडेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर एंड वेरीज एंड बीइंग फेयरली इजीली कैलकुलेटेड। ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप में होता है, to being limited to only broad estimate of similarities। मतलब आप जो है इसको मैं समझा रही हूँ, इजी वे में करना चाह रही हूँ कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। जैसे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पता चल जाता है। हम एंथ्रोपोमेट्री में भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो पता लगा सकते हैं। जैसे कि कोकोसॉइड है क्या, हम रेस, बेसिकली रेस पता लगा सकते हैं। कोकोसॉइड्स की अलग होती है, मोंगोलॉइड्स की अलग होती है। ऐसे करके हर रेस का अपना अपना अलग अलग जो है बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो वो आप एंथ्रोपोमेट्री के से एंथ्रोपोमेट्रिकल टेक्निक्स जो होती हैं, मेजरमेंट टेक्निक्स का यूज करके आप पता लगा सकते हो। तो ये भी आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है। अब आ जाओ इंडिविजुअलाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, इंडिविजुअलाइजेशन यूनिक चीज होती है फोरेंसिक साइंस में। क्योंकि हमें सिर्फ ये पता नहीं लगाना है कि ये आदमी जो है, ये अमेरिका का था, ठीक है, अमेरिका से आया होगा। अब इतना ही थोड़ी पता लगाना है हमें। हमें ये लगाना है कि अमेरिका में है तो कहाँ से है, कहाँ रहता है, कौन है, क्या नाम है, किस खानदान से है, उठा के लाना है उस व्यक्ति को हमें। ठीक है। तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना है हमें। सो इंडिविजुअलाइजेशन एक यूनिक फैक्टर होता है फॉरेंसिक साइंस का। इसमें हम इट रिफर्स टू द डेमोन्स्ट्रेशन that a particular sample is unique even among members of same class। इंडिविजुअलाइजेशन में हमें ये बोलना होता है कि भाई ये अमेरिका का है, अमेरिकन क्या हो गए, ब्रॉड पर्सपेक्टिव, उसमें से हमें इतने बड़े अमेरिका में से हमें इस आदमी को लेकर आना है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट मे ऑल्सो रेफर टू डेमोन्स्ट्रेशन दैट अ cautioned piece of evidence from a crime scene and a similar known sample of the evidence have common origin। ठीक है। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें टफ दी है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में करके समझा रही हूँ कि इंडिविजुअलाइजेशन में हमें एक इंडिविजुअल जो चीजें होती वो देखनी है। जैसे यूनिक कैरेक्टर क्या है, एक पर्सन का यूनिक कैरेक्टर क्या हो सकता है, यूनिक कैरेक्टर डीएनए है,
बट स्टिल डीएनए इतना यूनिक नहीं है क्योंकि वो उसके पेरेंट्स से और फैमिली मेंबर से मैच कर जाएगा। लेकिन दूसरा यूनिक कैरेक्टर क्या है? फिंगरप्रिंट। दुनिया में किसी भी दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते हैं। एज आई ऑलवेज सेड, फिंगरप्रिंट इज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर और इससे आप पर्सन का पता लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, ये सब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें किसी का इंडिविजुअलाइजेशन करना है तो हम इन सब चीजों की मदद से इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आता है रिकंस्ट्रक्शन। अब हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लो वो व्यक्ति मिल गया है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि भाई ये ऐसा वाला क्राइम कमिट करके गया है, कैसे किया होगा इसने, है ना। हमें और उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो इसने कैसे किया होगा ये हमें पता लगाना है। तो हम पूरा का पूरा जो है रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें जो क्राइम सीन एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी एनालिसिस और दूसरे इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे उन सभी इवेंट्स को, ठीक है। अभी मैंने शायद कल की ही क्लास में या परसों की क्लास में एक केस बताया था गोवा का, जिसमें रिकंस्ट्रक्ट किया गया था क्राइम सीन। जो क्राइम सीन क्या था? वही जो मदर थी, उसने अपने बेटे को, 4 साल के बेटे को जो है वो होटल रूम में मार दिया था। तो उसमें भी जो है सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लेकिन बहुत क्लियर कट पर्सपेक्टिव नहीं मिल पा रहा था, इसलिए क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करा गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि वहां जाके आपको और चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखो, रिकंस्ट्रक्शन जो है involves the use of inductive and deductive logic, दोनों चाहिए, inductive logic, deductive logic, statistical data चाहिए, information चाहिए क्राइम सीन से, पैटर्न एनालिसिस आपको आना चाहिए और लेबोरेटरी एनालिसिस रिजल्ट चाहिए आपको फिजिकल एविडेंसेस के। सारी, ऐसा नहीं होता कि क्राइम हुआ है वहीं पर खड़े हैं, पता लगा हाँ ठीक है क्राइम हो गया है, चलो इसको बना के देखते, रिकंस्ट्रक्ट करके देखते, ऐसा नहीं होता। रिकंस्ट्रक्शन तुरंत नहीं होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में, आपकी रिपोर्ट्स आने के बाद में, तब आप जाके जो है यहाँ पे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, सारी रिपोर्ट्स आने के बाद में, रिजल्ट्स आ जाने के बाद में, क्योंकि तब आपको एक जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। समझ गए बात? अब इसके बाद में, रिकंस्ट्रक्शन कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। डेफिनेटली इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, इट इज नॉट इजी। लिंकिंग मेनी टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंस को लिंक करना, स्टेन पैटर्न इंफॉर्मेशन चाहिए, एनालिटिकल रिजल्ट चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, अदर डॉक्यूमेंट्री चाहिए, टेस्टिमोनियल चाहिए आपको, सब कुछ चाहिए पूरा कंप्लीट। और इनमें से अगर कोई भी चीज थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, किसी ने मैनिपुलेट करी होगी, देन रिकंस्ट्रक्शन विल बी लिमिटेड, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, और चीजें भी हैं। डेवलपिंग फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम हैव ओपन अप अ न्यू डायमेंशन इन रिकंस्ट्रक्शन। भाई बहुत सारी जो हमारे आर्टिफिशियल एआई जो है वो डेवलप हो रहा है, एआई की मदद से काफी चीजें जो है एक्सपर्ट्स को बहुत हेल्प मिल रही है, एक न्यू डायमेंशन मिल जाता है, न्यू हमें जो एक्सपर्ट को ईजी हो जाता है। एक्चुअली अब क्या हो सकता है, एआई इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है कि हमें क्राइम सीन पर जाके भी रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है। एक जो है डायमेंशन जो है, हम एक आइडिया ले सकते हैं कंप्यूटर पे रिकंस्ट्रक्ट करके उस क्राइम सीन को। समझ गए बात को? तो उससे क्या हुआ, एक आइडिया आपको मिल गया कि ओके दिस इज समथिंग विच माइट हैव अकर्ड एट द क्राइम सीन। अब आपने एक कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, अब वो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि अब आप जाके, ऑफलाइन तो करना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन नहीं चलेगा, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं चलेगा, बट हाँ एक जो है इजी हो जाएगा आपको उस टेक्नोलॉजी की मदद से कि अब आप जाके ऑफलाइन तरीके में वो कंडक्ट कर सकते हो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन, ठीक है। So reconstruction are often desirable in criminal cases in which eyewitness evidence is absent or unreliable. ऐसे criminal cases जिनमें eyewitness evidence नहीं था, या फिर था भी तो वो अनरिलायबल नहीं था, कोई सेंस का नहीं था, ठीक है। सो दे आर इम्पॉर्टेंट इन मेनी अदर टाइप ऑफ केसेस टू। बहुत सारे मोबाइल केसेस, जैसे ऑटोमोबाइल केसेस हैं, एयरप्लेन एक्सीडेंट है, फायर आर्सन इन्वेस्टिगेशन है, या मेजर डिजास्टर हुआ है कहीं पे, इस टाइप के अगर केसेस हुए हैं तो रिकंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टाइप के केसेस में। इज दैट क्लियर? अब रिकंस्ट्रक्शन की स्टेजेस होती हैं।
पहला होता है डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, क्राइम सीन से, विटनेस से, विक्टिम से, हर जगह से। फिर होता है कंजेक्चर, यानी बिफोर एनी डिटेल एनालिसिस ऑफ एविडेंस इज ऑब्टेन्ड अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल एक्ट में बी डन। एक आपको पूरा जो है एक इवेंट बनाना पड़ेगा कि ऐसे 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 जो है क्राइम सीन हुआ होगा, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। फिर हाइपोथेसिस फॉर्मूला, आपने डाटा एक्यूमुलेट कर लिया, एग्जामिनेशन, फिजिकल एविडेंसेस के एग्जामिनेशन के हिसाब से आप आगे का एग्जामिनेशन जो है इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करोगे। हाइपोथेसिस आप दे सकते हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर टेस्टिंग, एक बार हाइपोथेसिस हो गई, फिर इसके बाद में फर्दर टेस्टिंग जो है वो भी की जाती है कंफर्म करने के लिए। फिर इसके बाद में थ्योरी फॉर्मुलेशन, अब यहाँ पे थ्योरी फॉर्मुलेशन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टिम से बहुत सारी विक्टिम की कंडीशन के बेसिस पे, सस्पेक्ट की कंडीशन के बेसिस पे, एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड, एक्यूरेसी ऑफ विटनेस अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इंटरप्रेट की जाती है। ये स्टेजेस होती है। अब हम टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं कि कितने तरीके के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं। तो डिपेंडिंग कि क्राइम कैसा हुआ है, क्या पूछा गया है ना, क्राइम के बारे में आप क्या जानना चाहते हो, ठीक है, क्या क्वेश्चन किया गया है और किस जगह पर हुआ है ना, उसके बेसिस पे और कितना रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि हमें पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, है ना, वो जरूरी नहीं होता है। हो सकता है जस्ट एक छोटा सा पार्ट आपको रिकंस्ट्रक्ट करने बोला गया हो। तो उन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको जो है रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो मेनली जो है हम रिकंस्ट्रक्शन को 5 तरीके से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। पहला है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा स्पेसिफिक इवेंट रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट रिकंस्ट्रक्शन, चौथा स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंस रिकंस्ट्रक्शन और पांचवा स्पेशल एरिया और डिटर्मिनेशन इन रिकंस्ट्रक्शन। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो रिकंस्ट्रक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना डिटेल में है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोरेंसिक साइंस में रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, पहला है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन। इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन में कि किस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। मान लो एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्ट करना है, ट्रैफिक एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल का, ट्रक का या फिर मोटरसाइकिल का, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। दूसरा है अदर ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन, जैसे ट्रेन का, एयरप्लेन्स का, बोट एक्सीडेंट का, इस तरीके का भी हो सकता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट, कोई इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट हुआ है, जॉब है, ऑन द जॉब, मतलब किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है तो वो देखना। बिल्डिंग कोलैप्स हुई है तो हम उसका भी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। मशीनरी, कि ये मशीन जो है ये गड़बड़ कैसे हो गई, ये भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ स्पेसिफिक क्राइम। स्पेसिफिक क्राइम हो सकता है, मान लो होमिसाइड है, मर्डर है, होमिसाइड है, आर्सन का है, ठीक है, आगजनी का, रेप केस है, ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाता है और अदर स्पेसिफिक क्राइम सीन भी रिकंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये हो गए स्पेसिफिक क्राइम। फिर इसके बाद में आता है बेस्ड स्पेसिफिक इवेंट रिकंस्ट्रक्शन। स्पेसिफिक इवेंट बस हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, पूरा का पूरा क्राइम नहीं रिकंस्ट्रक्ट करना। जैसे सीक्वेंस डिटर्मिनेशन, डायरेक्शनल डिटर्मिनेशन या फिर पोजीशन डिटर्मिनेशन, रिलेशनल डिटर्मिनेशन, कंडीशनल डिटर्मिनेशन, आइडेंटिटी डिटर्मिनेशन। इस तरीके से सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट का रिकंस्ट्रक्शन होता है। आगे बढ़े हम तो यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट मतलब टोटल केस रिकंस्ट्रक्ट करने बोल दिया गया है, या पार्शियल केस रिकंस्ट्रक्ट करना है, या सिर्फ लिमिटेड इवेंट्स कि भाई आपको सिर्फ इतना ही इवेंट जो है बताना है, या स्पेसिफिक पैटर्न कि यार हमें इतना पैटर्न पूछा गया है, ये जो ब्लड स्टेन पैटर्न है ये किस तरीके से बना होगा उतना ही रिकंस्ट्रक्ट करना है, बाकी से मतलब नहीं है। तो जो है स्पेसिफिक पैटर्न रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब आ जाओ फोर्थ नंबर पे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंस रिकंस्ट्रक्शन। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एविडेंस बोला, पैटर्न एविडेंस। मान लो पैटर्न एविडेंस मिले, किस तरीके के पैटर्न्स मिले हैं, टायर मार्क्स मिले हैं, फुट मार्क्स मिले हैं, ब्लड स्पैटर पैटर्न मिला है,
या फिर शूटिंग इन्वेस्टिगेशन, मान लो गोली मारी गई है और कुछ पैटर्न बना है, ब्लड का कुछ पैटर्न बना है, तो सिर्फ हमें वो उतना जो इवेंट है कि हमें गोली मारनी है और वो पैटर्न किस तरीके से गोली मारी गई होगी हमें वो देखना है, तो वो अलग हो गया। सीरोलॉजिकल एविडेंस, वही मैंने बताया, जो ब्लड स्पेटर पैटर्न बने होंगे तो वो किस तरीके से बने होंगे उतना रिकंस्ट्रक्ट करके हमें बताना है। फिर आता है आखिरी जो है स्पेसिफिक एरिया और डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिक एरिया आपको पता करना है या कुछ स्पेसिफिक चीज पता करने बोले, जैसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग बोली है, उसमें आता है एमओ। व्हाट इज एमओ? मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, मॉडस ऑपरेंडी मैंने आपको बताया है। मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है बताओ, मैंने आप सभी को बताया था एक दिन। मोडस ऑपरेंडी आप बताओगे? बता ही देती हूँ यार, मैं जो पहली बार सुन रही, ये वर्ड मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मोड ऑफ कमिटिंग क्राइम। क्राइम करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। कोई भी जब क्रिमिनल होता है ना, तो जो बेसिकली बहुत ज्यादा शातिर होते हैं ना, बोलते हैं सीरियल किलर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक तरीका होता है। वो ना पुलिस को हमेशा चैलेंज करते हैं कि मैं हर बार सेम तरीके के पैटर्न में ही जो है क्राइम कमिट करूंगा। असुर देखी है किसी ने? असुर 2, देखो मुझे असुर 2 या असुर 1 कोई भी देख लो, दोनों ही बहुत ही अच्छी हैं। उसमें जो क्रिमिनल होता है उसका एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है किसी को भी मारने का। he always used to kill the person brutally, और फिर उसके बाद में वो उसको मास्क लगा के जाता था। वो उसका मोडस ऑपरेंडी था, वो मोडस ऑपरेंडी यानी उसका वो तरीका था। ही वाज अ सीरियल किलर और वो इसी तरीके से मारता था। तो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में मोडस ऑपरेंडी, मोटिव क्या है उसके मारने का, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेशन क्या है उसके पीछे, ऑर्गेनाइज या डिसऑर्गेनाइज क्राइम सीन है कैसा है वो सभी ये सब पता करने बोला है अगर, तो ये एक स्पेशल तरीके का रिकंस्ट्रक्शन ही कहलाता है। फिर सीन प्रोफाइलिंग, उस क्राइम सीन की प्रोफाइल करने बोला है। प्राइमरी क्राइम सीन है, सेकेंडरी क्राइम सीन है, ये पता करना है, उसके लिए भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। समझ गए? एंड दैट इज इट। आज के लिए ये खत्म होता है यहाँ पे। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। यूनिट नंबर 6 जो है ये अभी आधी और बाकी है, जिसमें हम रिकंस्ट्रक्शन ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब उसमें हम ये देखेंगे ब्लड स्पैटर पैटर्न का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ग्लास फ्रैक्चर्स का कैसे होता है, टायर मार्क्स का कैसे होता है, आर्सन के केस में कैसे होता है। काफी डिटेल में चीजें अभी बाकी हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, 5 क्वेश्चंस मैं आपको हर वीडियो के बाद में आप देने लगी हूँ, तो आपको इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप लोग जो है पढ़ रहे हो या नहीं, पढ़ाई पे ध्यान है या नहीं, और एक आपको आइडिया लगेगा कि इस यूनिट से या इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। Question is, what is the primary goal of crime scene reconstruction? क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का प्राइमरी गोल क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, एक आंसर होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a step of reconstruction? इनमें से कौन सा रिकंस्ट्रक्शन का स्टेप नहीं है? नेक्स्ट, what is the purpose of sketching a crime scene during reconstruction? स्केचिंग का क्या पर्पस होता है? पॉज करके पढ़ लेना ऑप्शंस को और फिर आंसर देना। Which type of evidence is crucial for reconstructing a crime scene? कौन सा एविडेंस क्रूशियल होता है? नेक्स्ट, What role does forensic science plays in crime scene reconstruction? फोरेंसिक साइंस का रोल क्या है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला जो लेक्चर है पार्ट 2 6.2 जो है वो कल आएगा, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ढेर सारे लाइक्स करो, और करना ही क्या है, और पढ़ो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत सारी पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। मैं आपको ये पीडीएफ नहीं देने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी बुक्स वगैरह शेयर कर दिए हैं। पीडीएफ में इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, खुद से नहीं लिखोगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिखने की आदत डालो। देखो मैं भी हर चीज अपने हाथ से लिखती हूँ, एक एक चीज मैं नोट करती हूँ। ये देखो आपको खुद पूरा जो सिलेबस है ना सीयूईटी पीजी का, वो मैंने हाथ से लिखा। मैं चाहती तो प्रिंट निकलवा लेती, मैं चाहती तो कंप्यूटर में प्रेजेंट क्या करना, बट स्टिल आई चूज टू राइट। क्यों? क्योंकि भाई लिखने की आदत डालो। आजकल लोगों की आदत खत्म हो गई है बिल्कुल भी लिखने की। तो लिखो, नोट्स बनाओ। मैंने बुक्स शेयर करी है, स्टडी मटेरियल शेयर करा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लिखने की हैबिट डालनी चाहिए। तो आज के लिए खत्म करते हैं इस क्लास को। अब हम कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।